जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के सिविक्स जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं बच्चों, उस सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां, ये आपके चैप्टर का आखिरी लेसन है। उस चैप्टर से हम ये दूसरा वीडियो पार्ट 2 लेकर आए हैं बच्चों। पार्ट 1 में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर उसका कुछ डिफिनेशन भी बताया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन जो पूरे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सारा ले लिया है, और लॉन्ग में मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया है। तो वो पहला वीडियो जो है हमारा पार्ट 1, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। इससे आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। और एक चीज बता देते हैं, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ एग्जाम में लगभग उसी से मान के रखिए आपका पास नंबर से बेसिक आएगा। अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं तो 100% 60 to 70% नंबर आपको 70 to 80% नंबर आपको हमारे इस वीडियो से प्रोवाइड हो जाएगा। मैं चैप्टर वाइज सब वीडियो को बना रहा हूँ और एक एक करके सब वीडियो आपके एग्जाम के पहले मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसके पहले मैं ऑनलाइन क्लास में भी आऊंगा जिसमें लाइव क्लास दूंगा और आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का जो भी है उसके बारे में जानकारी दूंगा। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाला है वो चैप्टर वाइज, और आपको क्या बोलता है उसको, क्वेश्चन बैंक जो निकलेगा, क्वेश्चन बैंक नहीं, जो बिहार सरकार के द्वारा मॉडल सेट जारी किया जाता है, उस मॉडल सेट का पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना बच्चों। इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं और हम लोगों के अंदर एक अलग एनर्जी आती है आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड कराने की। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों ने वो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग फटाफट से उसको देख लीजिए। और इसके बाद इस वीडियो में हम लोग जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन वो कर लेंगे और लेसन 5 हम लोगों का इसी के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो लेसन 5 का सारा एनालिसिस आप लोगों को वीडियो में मैं इस तरह समझाया हूं कि पूरा चैप्टर का एनालिसिस आप लोगों को मिल जाएगा। तो बिना वीडियो को भगाए इत्मीनान से देखिए, मुझे उम्मीद है पूरा चैप्टर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन है वो मैंने तैयार किया है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव है, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 10% से कम थी। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया बच्चों। तो इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। वो सारा आपको मेरे चैनल में पार्ट 1 बोल के इसी लेसन का, लोकतंत्र की चुनौतियां का, उस पार्ट 1 में मिल जाएगा। जैसे ये निजी अपराध भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। दीर्घ में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया, राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का योगदान बताया, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है और बेहतर तरीके से बताया। एक सिंपल भाषा में मैंने इसको लिख के दिया आप लोगों को। ये भी क्वेश्चन बता दिया कि क्या चुने गए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, यानी हमारे द्वारा जो शासक चुनकर जाते हैं क्या वो लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को डिफिनेशन के साथ पूरी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है बच्चों। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो काइंडली कमेंट करिएगा ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आया। अगर हमें कोई कमी रहेगा तो मैं उसको बेहतर तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वो क्या कर रहा है, न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। न्यायपालिका की जो भूमिका है वो लोकतंत्र की चुनौती है, यानी लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे, और इसके सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, और इसे सुधारने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो हम आपको बताते हैं कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं, सॉरी सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये न्यायपालिका होती है ना बच्चे, ये स्वतंत्र होती है, इसको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग इस न्यायपालिका के बारे में समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में उसकी क्या भूमिका है और इसके सुधारने के क्या उपाय। अगर न्यायपालिका को कुछ सुधारना या कोई गलती वगैरह होता है तो इस पे किस तरह न्यायपालिका अपनी भूमिका को निभाती है। देखिए, न्यायपालिका की भूमिका इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत करने, कानूनों को सख्ती से लागू करने और मामलों को शीघ्रता से निपटाने में महत्वपूर्ण होती है। देखिए, न्यायपालिका की भूमिका जो थी इसमें है बच्चों
किसी होगा। न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए, कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए, कानून को सख्ती से लागू करने में, और मामलों को कोई भी विवाद होता है उसको जल्दी से निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सब जानते हैं कोर्ट का काम क्या है, समस्या का समाधान करना, ठीक है। उसके बाद उससे निपटने की कोशिश करना, कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत करना, कानून को सख्ती से लागू करना, और कोई भी मामला हो उसको जल्दी से निपटाने की कोशिश या काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है। ठीक है बच्चों, आप आगे बोला गया था, देखिए दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है कि इसके सुधारने के क्या उपाय है। तो हम लोगों ने न्यायपालिका की भूमिका के बारे में हल्की फुल्की बातें जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन न्यायपालिका जो है ना, लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका की भूमिका भी एक चुनौती बनी हुई है, ठीक है। जैसे किसी भी समस्या का समाधान करना, ठीक है, कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत करना, कानून को सख्ती से लागू करना, मामलों और विवादों को जल्दी निपटाना, ये न्यायपालिका के काम है। अगर न्यायपालिका की जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को सुधारने के तरीके के बारे में बोले ताकि न्यायपालिका और मजबूत हो, न्यायपालिका और मजबूत हो, उनकी चुनौतियों को सुधारने की बात करिए, उसको सुधारने के तरीकों पर जिक्र करें, तो पहला क्या होगा कि कानूनी और प्रक्रियात्मक चुनौती। न्यायपालिका के सामने पहली चुनौती कौन है, कानूनी और प्रक्रियात्मक चुनौती। यानी कई बार आपराधिक मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण अपराधी बच जाते हैं। हमारी न्यायपालिका की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप लोग जानते हैं कि अगर भारत में, इंडिया में कोई भी अपराधी अगर आज अरेस्ट हो किसी भी अपराध के लिए, तो उसको सजा देने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता बच्चों, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के दौरान कभी कभी क्या होता है, आपको देखिएगा कि कई आपराधिक मामलों में जो लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है, इसमें अपराधी बचकर भी निकल जाते हैं, अपराधी बचकर निकल जाते हैं, अपराधी को सजा नहीं होती है। कई बार तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि कोर्ट में केस है और जो अपराधी है वो मर गया है, उसका सुनवाई नहीं हुआ। ये सब भी समस्या आती है क्योंकि बहुत लंबा, बहुत बड़ी प्रक्रिया से, बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है न्यायपालिका को, भारत की न्यायपालिका को। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर भारत को अपना न्यायपालिका के तौर तरीके को सुधारना है, तो निश्चित तौर पे जो कार्य करने की जो चुनौतियां, अगर उसको ठीक करना है, तो कोई भी आपराधिक मामला जो लंबे समय तक चल रही है उससे बचना होगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना होगा। कानूनी प्रक्रिया सरल बनेगी, मामला जल्दी सुनवाई होगा, तब जाके लोगों को न्यायपालिका पे भरोसा होगा। नहीं तो आप देखते होंगे न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा कभी कभी नहीं होता है, बोलता है कि केस वगैरह करके क्या करेंगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए ये बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में भारत के लिए। दूसरा, प्रभावी कार्यान्वयन। प्रभावी मतलब तो इफेक्टेड कार्यान्वयन में तो कोई भी क्रिया को इस ढंग से लागू करना ताकि सामने वाला को लगे कि प्रभाव डाल रहा है। तो न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो कानून बनाए गए हैं वो सख्ती से लागू हो। प्रभावी मतलब मान लीजिए कोई कानून बना दिया गवर्नमेंट ने, कोई भी लॉ बना, जैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, ठीक है, ये कानून बन गया है। अगर शराबबंदी है, अगर इसको सही तरीके से लागू किया गया, सख्ती से लागू किया गया, प्रभावी तरीके से लागू किया गया, तो लोग शराब पीने से डरेंगे। लेकिन इसमें कहीं ढिलाई दे दी गई, इग्नोर किया गया, चलो बन गया कानून, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इस तरीके पे लोगों का कानून पर से भरोसा उड़ जाएगा। तो न्यायपालिका को चाहिए कि कोई भी कानून जो बना है उसको प्रभावी तरीके से लागू करे, ठीक है, सख्ती से लागू करे, ताकि अपराध जो है या अपराधी जो है उनके अंदर भय पैदा हो और वो अपराध करने से डरे। यानी किसी भी कानून को प्रभावी ढंग से न्यायपालिका को लागू करना पड़ेगा। राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र होना। देखिए कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा ना कि कोई नेता का पहुंच रहता है, तो नेता का बेटा या हो या नेता का रिश्तेदार हो, अगर कोई अपराध करता है तो छूट जाता है। लोगों के मन में यह भय है कि जो राजनेता होते हैं वह न्यायपालिका पर दबाव डाल के अपनी मनमानी कर लेते हैं, बट न्यायपालिका हमारे देश में स्वतंत्र है बच्चों। न्यायपालिका पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव से न्यायपालिका को मुक्त करना होगा।
राजनीतिक दबाव में अगर न्यायपालिका रहेगी तो काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगी। एक स्वतंत्र न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करना होगा। अगर वो राजनीतिक प्रेशर में, किसी नेता के प्रेशर में, किसी उच्च अधिकारी के प्रेशर में, किसी बड़े अधिकारी के प्रेशर में अगर वो कोई काम कर रही है, तो ऐसे में बच्चों हमारा जो कानूनी प्रक्रिया है वो सही ढंग से लागू नहीं होगा और लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं होगा। त्वरित न्याय, त्वरित मतलब तो तुरंत न्याय, कोई भी मामलों को शीघ्र निपटाना होगा। अपराधी राजनीति में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ आप देखिएगा कई बड़े बड़े राजनेता अपराधी प्रवृत्ति के हैं, बड़े बड़े मर्डर के केस है, उनपे हत्या के केस है, अपराध का केस है, फिर भी वो चुनाव लड़के जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अपराधी राजनीति है, जो अपराध की राजनीति है, जिसमें कि बड़े बड़े नेता वगैरह अपराधी प्रवृत्ति के होने के बाद भी राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, तो इस पर तुरंत पाबंदी लगाना होगा कि जो साफ छवि वाला नेता है वही पॉलिटिक्स में भाग लेगा, दूसरे पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि त्वरित न्याय क्या होता है, तुरंत न्याय मिलना होगा। और उसके अलावा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति में प्रवेश करने से रोकना होगा। अगर आपकी क्लियर छवि नहीं है तो आप राजनीति में आप राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसा कानून बनाना होगा, और बनाना ही नहीं होगा, उसको फटाफट लागू भी करना होगा, सख्ती से लागू करना होगा। ठीक है बच्चों, ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। चौथा नंबर बोला, क्या शिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती है? क्या शिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती है? ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। देखिए, शिक्षा एक्चुअल में लोकतंत्र के लिए चुनौती है, और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं समझेगा, हमारा लोकतंत्र जिंदगी में सफल नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि शिक्षा का अभाव भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है बच्चों, क्योंकि अशिक्षा के कारण नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं समझ पाते हैं, जिससे विकास का लाभ उन तक नहीं पहुंचता है। याद रखिएगा, अगर वो अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को नहीं जानेंगे तो विकास का लाभ नहीं उठा पाएंगे। शिक्षा के बिना लोग आसानी से गुमराह हो सकते हैं, लोगों को भड़काया जा सकता है जाति के नाम पर, ठीक है बच्चों, धर्म के नाम पर लोगों को भड़का करके उसका वोट हम लोग ले सकते हैं। और कई योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित हो जाती। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं मिलता, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं ही नहीं, आपको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। नेता लोग उसको बस कागज तक लिमिट रखते हैं, यानी उसको जमीन पे नहीं लाने देते हैं, उसको लागू नहीं करते हैं। सिर्फ बन गया है बट लागू नहीं हुआ है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा को एक आधार देना होगा, शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाना होगा, ताकि सभी को विकास का लाभ मिल सके। नहीं तो ऐसी कंडीशन में सबको विकास का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया कि लोकतंत्र शिक्षा के लिए चुनौती है। अब हम लोग कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे कि शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि शॉर्ट में बोले था, इतना ही लिख लीजिएगा तो चलेगा, बट लॉन्ग में बोलेगा तो लॉन्ग का मतलब लंबा, और जब तक लंबा नहीं लिखिएगा, इतना सारा ही लिखिएगा तो नंबर क्या देगा। इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया। अगर शॉर्ट बोला तो बस इतना लिखिएगा, 2 नंबर बोला है, लेकिन अगर 5 नंबर बोला तो उसको आगे भी थोड़ा व्याख्या करके लिख दीजिएगा। देखिए, शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उसको देख लेते हैं। चलिए, शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र में पहली चुनौती का नंबर छूट गया बच्चों, नंबर वाइज लिखिएगा, कर्तव्य और अधिकारों की अज्ञानता। यानी शिक्षा के अभाव में नागरिक अपने कर्तव्य और अधिकारों को ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं। जब वो अपने कर्तव्य और अधिकार को ठीक ठीक नहीं समझेंगे तो 100% विकास संभव नहीं है। दूसरा होगा जनता का नेतृत्वहीन होना। ठीक है, अगर लोकतंत्र में लोग जो है वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं समझेंगे तो अशिक्षित व्यक्ति, जिसके पास शिक्षा नहीं है, वो मतदान आसानी से ऐसे नेताओं को के झांसे में आ जाते हैं जो अपने हित में नहीं है। यानी कहीं ना कहीं लोकतंत्र में अगर व्यक्ति अशिक्षित है तो वह नेतृत्वहीन होता है, उसको कौन हमारा लीडरशिप करेगा इसका कोई जानकारी नहीं होती है, और वो ऐसे नेताओं के झांसे में आ जाते हैं जो उनके हित में नहीं है, जो उनके फेवर, जो उनके भलाई के काम नहीं करते हैं, फिर भी वो झांसे में आकर उसी को वोट देते हैं, क्योंकि उनको मामूली ही नहीं है, उनको अपना अधिकार कर्तव्य, उनको कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो उसको बरगला करके लोग उसका वोट अपने पक्ष में दिलवा देते हैं, दूसरे के प्रति भड़का करके। तो शिक्षित व्यक्ति ही बच्चों
एक नेतृत्व पूर्ण व्यक्ति को चुन पाएगा। अशिक्षित व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जो नेतृत्व हो। समझ में आ गया? क्योंकि झांसे में आके गलत नेता को भी वोट दे देंगे। ठीक है। तीसरा होगा विकास का लाभ ना पहुंचना। जब तक सामान्य जनता अशिक्षित होती है, विकास का कार्य और योजना उन तक नहीं पहुंचती है। क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा, जब तक आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने अधिकार कर्तव्य को नहीं जानिएगा, जब तक आप अपने ड्यूटी को, अपने राइट्स को नहीं समझिएगा, तो आप योजना और कार्यों के बारे में, सरकार की क्या योजना है, क्या काम है, इसको नहीं समझिएगा। और जब तक आप इसको नहीं समझिएगा, विकास का काम नहीं होगा। ठीक है बच्चों? तो निश्चित तौर पर विकास का लाभ अशिक्षित व्यक्ति कभी नहीं उठा पाएंगे और ऐसे में डेवलपमेंट नहीं होगा। चौथा होता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कमजोर भागीदारी। देखिए, अशिक्षित व्यक्ति यानी शिक्षा के बिना लोग सरकार चुनने और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने में उतने प्रभावी नहीं हो सकते। अगर अशिक्षित व्यक्ति होगा तो वो सरकार को चुनने में या पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी निभाने में उतना प्रभावी नहीं होता जितना एजुकेटेड व्यक्ति होता है। एजुकेटेड व्यक्ति सरकार को चुनने में, सरकार को प्रभावी ढंग से लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाता है। लेकिन जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते हैं, जिसके कारण उसका विकास यानी लोकतंत्र का विकास नहीं होता है। ठीक है बच्चों? देखिए, अब 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 5वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट 5वां नंबर है बच्चों। 5वें नंबर में क्या बोल रहा है? परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह प्रभावी हुआ। लेकिन परिवारवाद का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स पर, याद रखिए, परिवारवाद क्या यही पूछ सकता है। यानी पॉलिटिक्स पर किसी एक परिवार का दबदबा होना परिवारवाद कहलाता है। यानी पिताजी भी या बाबूजी भी एमएलए, उनका बेटा एमएलए, उनका भतीजा एमएलए, उनका चाचा एमएलए, एक ही परिवार का सब अगर राजनीतिक पद पर रहे, उसी परिवार का दबदबा रहे, तो उसको परिवारवाद कहेंगे। और जातिवाद का मतलब होता है जाति के आधार पर वोटिंग करना, जाति के आधार पर लोगों को एकजुट करके बरगला करके उसका वोट लेना। यानी जाति के आधार पर चुनाव में पोलिंग करवाना, वोट लेना, जाति के नाम पर वोट लेना, या जातिवाद के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना, ये सारा चीज जातिवाद के अंदर आता है। जैसे हायर बैकवर्ड के बीच तनाव होता है, वह जातिवाद हो गया। एक ही परिवार के सदस्यों का पॉलिटिक्स में दबदबा होना परिवारवाद हो गया। ठीक है। और ये दोनों ही बिहार के पॉलिटिक्स में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन 2014, 2016, 2017, 2018 में पूछा गया है। चलिए इस चीज को समझ लेते हैं बेहतर तरीके से। बिहार की राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद बुरी तरह से हावी है। बिहार में परिवारवाद और जातिवाद पूरी तरह से हावी है। आप देखिएगा, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अगर हम लोग, देखिए लालू यादव जी, फिर उनके पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, लालू यादव रहे हैं। उनकी बेटी का पॉलिटिक्स में दबदबा है। उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी का पॉलिटिक्स में दबदबा है। कहीं ना कहीं ये परिवारवाद कहीं एक रंग है। ठीक है, एक ही परिवार का दबदबा पॉलिटिक्स में है। तो ये बिहार जो है परिवारवाद और जातिवाद इन दोनों चीज से परेशान है। बिहार में ये दोनों चीज हावी है। परिवारवाद, किसी विशेष परिवार का दबदबा होना, और जातिवाद का मतलब होता है जाति के आधार पर वोट होना। प्रत्येक दल एवं नेता अपने भाई भतीजों एवं सगे संबंधियों को टिकट दिलवाने की जुगाड़ में लगे रहता है। हर दल वो चाहता है कि मेरे भाई को, मेरे बेटे को, मेरे रिलेशन वाले को टिकट मिल जाए, ताकि चुनाव में वह जीत करके आगे पॉलिटिक्स में अपना दबदबा कायम रख सके। यही परिवारवाद है। समझे बात? किसी एक ही परिवार के भाई भतीजे सगे संबंधियों का पॉलिटिक्स में हावी होना परिवारवाद कहलाता है। वास्तव में इन्हें जन कल्याण तथा जन सेवा की भावना से कोई लेना देना नहीं होता। याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी व्यक्ति लालच में चुनाव लड़ते हैं। इनको जन कल्याण से, लोगों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर देता है और अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। देखिएगा, पॉलिटिकल पार्टी में जो राजनीतिक दल होते हैं, वो जो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, जो अच्छे उनके कार्यकर्ता हैं, उनको वो दरकिनार कर देता है, साइड कर देता है और अपने परिवार के लोगों को टिकट देता है। ठीक है। पिछले दिनों विधानसभा के उपचुनाव में भी जदयू
के नेतृत्व के द्वारा यह कहने पर जनप्रतिनिधियों के सगे संबंधियों को टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी के गंभीर आंतरिक संकट सामने खड़ा पड़ गया था। सॉरी, जो आंतरिक संकट है वो सामना करना पड़ा था। पार्टी को गंभीर आंतरिक संकट का सामना करना पड़ा था। देखिए, जदयू जनता दल यूनाइटेड, जिसके नेता नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है बच्चों, जिनके नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। उन्होंने कह दिया था ये बात कि अब हमारे पार्टी में कोई भी जनप्रतिनिधि उसके सगे संबंधी को टिकट नहीं मिलेगा, ये बात कहा था। ठीक है, अगर कोई एमएलए मर गया तो उसका बेटा चुनाव लड़ लेता था, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू ने ये बात कहा था, जिसके कारण पार्टी के अंदर गंभीर संकट पार्टी के अंदर आंतरिक संकट पैदा हो गया था और पार्टी को संकट का सामना करना पड़ता है। यानी पार्टी के अंदर ही एमएलए एमपी वगैरह में नीतीश कुमार से खफा हो गए थे, जो अध्यक्ष है इसके जदयू के, उससे खफा हो गए थे और पार्टी छोड़ने तक की धमकी देने लगे थे, जिसके कारण यह निर्णय को वापस लिया गया था। बिहार में जाति के आधार पर भी चुनाव में प्रत्याशी खड़े होते हैं। देखा जाता है कि जिस जाति की संख्या एरिया में ज्यादा है, उसी जाति के लोगों को टिकट दिया जाता है, उसी जाति के लोगों को टिकट दिया जाता है, ताकि जाति के नाम पर वोट मिले और वो चुनाव जीत जाए। और बिहार में ये देखने को मिला है, जाति के आधार पर मतदान बिहार में होता है। वह को और पढ़िएगा। और मंत्रिमंडल के निर्माण में भी जातियों के प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। देखा जाता है, आंकड़ा तैयार किया जाता है कि किस जाति का संख्या ज्यादा है, बनिया ज्यादा है कि और कोई ज्यादा है, स्वर्ण ज्यादा है, राजपूत ज्यादा है, ब्राह्मण ज्यादा है। जो ज्यादा है उन्हीं को मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जाता है, ताकि उसके जाति के लोग खुश हो जाए और अगले चुनाव में उनको वोट दे। इसलिए बिहार की राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। इर्द गिर्द मतलब चारों ओर। बिहार का पॉलिटिक्स में जाति का बहुत अहम रोल होता है बच्चों। जिस जाति की संख्या ज्यादा रहेगी, टिकट बिहार के पॉलिटिक्स में उसी को दिया जाता है। इससे बिहार की राजनीतिक प्रवृत्ति की पारदर्शिता प्रभावित होती है। पारदर्शिता मतलब तो खुलापन, क्योंकि भैया आप यानी निश्चित तौर पर आप दूसरे जाति को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता में खुलापन जो है समाप्त होता है, पारदर्शिता समाप्त होती है। और एक ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे से चुनाव हो रहा है, लोग दूसरे जाति को पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बिहार में एक तनाव का माहौल भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का वर्णन करिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 में 19 का कंपार्टमेंटल और बोर्ड एग्जाम दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, लोकतंत्र को अगर चुनौतियों का सामना करना पड़े तो बहुत सारी चुनौतियां जो लोकतंत्र को सामना करना पड़ रहा है, जैसे शिक्षा का अभाव है, ठीक है, जातिवाद है, शिक्षा का अभाव हो गया, जातिवाद हो गया, ठीक है, परिवारवाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया। ठीक है बच्चों, ये कई चीजें हैं जो लोकतंत्र के मार्ग में चुनौतियां हैं। ठीक है, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती अगर हम लोग बात करें तो जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधा जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, इन सब चीजों का सामना बिहार के लोकतंत्र को करना पड़ रहा है। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोकतंत्र के सामने एक और चुनौती है कि हम जो कैंडिडेट को चुनकर भेजते हैं, जो एमएलए एमपी वगैरह हमारे द्वारा चुने जाते हैं, वह भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, जिसके कारण वो जनता के हितों को अनदेखा करते हैं, जनता के हितों पे ध्यान नहीं देते हैं और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयां का भी सामना लोकतंत्र को करना पड़ रहा है। ठीक है, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य, बुनियादी सेवाओं का अभाव, और ऐसे भी सकते हैं कि लोकतंत्र को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य, बुनियादी सेवाओं का अभाव, ठीक है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सब तो पॉइंट वाइज भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा, अगर लॉन्ग में पूछे तो आप लोग पॉइंट वाइज भी लिख दीजिएगा। इस तरह याद नहीं रहे, अगर आपको इस तरह याद नहीं होता तो नंबर 1 में दे दीजिएगा, नंबर 1 में दे दीजिएगा बच्चों, शिक्षा का अभाव। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का वर्णन करें, शिक्षा का अभाव लिख दीजिएगा। और शिक्षा का अभाव लिख दीजिएगा कि शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों को और कर्तव्यों को समझ पाते हैं, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं वो अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जिसके कारण लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं होगा। ऐसे पॉइंट वाइज लिखा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो मैंने शॉर्ट टाइप में तैयार कर दिया है,
लोग वैसे ही लिखिएगा, शिक्षा का आप लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर लिखिएगा बेरोजगारी, ठीक है बच्चों, बेरोजगारी लिख लीजिएगा। और बेरोजगारी भी लोकतंत्र के लिए बड़ी समस्या है बच्चों, बेरोजगारी भी लोकतंत्र के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि जो व्यक्ति बेरोजगार होते हैं उनके लिए वोट का कोई वैल्यू नहीं होता है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ आमदनी हो जाए, तो वे लोग पैसा लेकर भी वोट दे देते हैं, ठीक है। तीसरा होता है गरीबी, गरीबी भी लोकतंत्र की समस्या, पॉइंट वाइज बना के लिख दीजिएगा अंदर से। गरीबी भी लोकतंत्र की समस्या बच्चों, कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होते हैं वो लोकतंत्र, उनको लोकतंत्र वोट पोलिंग वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। वो बस यही ढूंढते कि किसी से उन्हें कुछ पैसा मिल जाए, जिसके कारण, जिसके चलते हुए ऐसे व्यक्ति को वोट देते हैं जो गलत हो, गलत व्यक्ति को वोट देते हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भी आज लोकतंत्र के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। चौथा नंबर, भ्रष्टाचार भी लोकतंत्र के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति होते हैं वो जन कल्याण के लिए कोई काम नहीं करते हैं। खास करके हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब भ्रष्टाचारी हो जाए, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब भ्रष्टाचारी हो जाए, तो ये और भी बड़ी समस्या बन जाती है। एक पांचवा नंबर पॉइंट, जातिवाद भी दे सकते हैं। जाति के आधार पर वोट करवा करके हम लोग अपने किसी विशेष जाति के लोगों को वोट देते हैं, जिसके कारण हम अच्छे व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये भी एक लोकतंत्र की समस्या है। उसके बाद परिवारवाद भी लोकतंत्र की समस्या है, क्योंकि परिवारवाद होने का मतलब होता है कि जो नेतागण होते हैं वो अपने सगे संबंधी, अपने रिलेशन, अपने भाई भतीजे को टिकट दिलाना चाहते हैं, जिसके कारण जो पार्टी के योग्य व्यक्ति होते हैं, जो योग्य नेता होते हैं, उनको लोग दरकिनार कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, और अच्छे व्यक्ति का चुनाव नहीं होता है, एक से गलत व्यक्ति का चुनाव हो जाता है। तो इस तरह के आप लोग जवाब दीजिएगा पॉइंट वाइज, तो ज्यादा बेटर रहेगा। कब? जब लॉन्ग पूछे। शॉर्ट में आप बस ये पॉइंट, खाली पॉइंट लिख दीजिएगा, उसका वर्णन नहीं भी करिएगा तो हो जाएगा। सिर्फ ये 6 पॉइंट लिख दीजिएगा, कुछ ऐसे ही लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। याद जल्दी होगा, इस तरह से थोड़ा याद होने में कठिनाई भी हो सकती है, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? भारत में जातिवाद पनपने के किन 4 कारणों का वर्णन। भारत में जातिवाद पनपने के 4 कारणों का वर्णन कर। तो नंबर 1, भारत में जातिवाद पनपने के 4 कारण क्या क्या है? ये सॉरी, ये एक नहीं है, किसको दिया। नंबर 1 है ऐतिहासिक संरचना, ठीक है बच्चों, नंबर 1 ऐतिहासिक संरचना है, ठीक है। नंबर 2 है राजनीतिक कारण, नंबर 3 है सामाजिक और आर्थिक कारण, नंबर 4 है मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक है। यही से लिखिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये चारों पॉइंट लिख दीजिएगा। हालांकि मैंने वहां भी वही चीज लिखा है, बट अब पॉइंट वाइज लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हटा ही देते हैं, आप लोग सिंपल सा लिखिएगा, ये नहीं लिख लिखिएगा। भारत में जातिवाद के 4 कारण निम्न है। जातिवाद के 4 कारण निम्न है। नंबर 1 है ऐतिहासिक कारण, ठीक है। ऐतिहासिक कारण क्या होता है? जाति व्यवस्था इतिहास का बहुत पुराना अंग है बच्चों। हम लोग मनुस्मृति में पढ़ रहे हैं कि समाज 4 वर्ग में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये 4 वर्ण, ये जो वैश्य और शूद्र है, इनकी स्थिति समाज में बहुत खराब होती थी। तो ऐतिहासिक कारण जो ये जातिवाद है ना, कोई ऐतिहासिक नहीं बच्चे, जातिवाद तो अभी कमा है। पुराने समय में तो जातिवाद और कट्टर था, वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मणों को शासन करने और वेद पढ़ने का अधिकार था, क्षत्रियों को युद्ध लड़ने का अधिकार था, वैश्य को व्यापार करने का अधिकार था, और शूद्र जो था, इनका काम ऊपर तीनों वर्गों की सेवा करना था। इसके अलावा एक और जाति थे बच्चों, जिसको अंतज कहते थे। अंतज जातियां थी, जिसको अछूत माना जाता था। और यहाँ तक इन जातियों का परछाई भी अगर इस ऊपर वाले तीनों वर्ग में किसी के शरीर पर पड़ जाता था, तो लोग अपने आप को शुद्धिकरण के लिए बड़ा पूजा पाठ या घवन वगैरह कराने लगते थे। तो जाति व्यवस्था कोई नई चीज नहीं है भारत के लिए। इस चीज को तो ध्यान में रखिएगा। ये एक ऐतिहासिक परंपरा है, हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि हम इस जाति के हैं, ठीक है। जाति विभिन्न स्तरों में बैठा हुआ है। जातियों को जन्म से विशेष अधिकार मिले हैं। कुछ जाति है जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, इनको जन्म से विशेष अधिकार मिला, जबकि अन्य सामाजिक जातियां जो है वह आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनमें इससे असमानता बढ़ गई है। कुछ विशेष जाति आप देखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह जो होते हैं, प्राय ऊंची जो जाति के लोग होते हैं, वह विशेष अधिकार प्राप्त करने के कारण किसी भी गांव या मोहल्ले में देखिएगा आप, हमेशा वो पूंजीपति होते हैं, उनके पास पैसे वगैरह ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो पहला कारण ऐतिहासिक कारण हो गया, क्योंकि ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये हमारे इतिहास का एक अंग रहा है। और लगभग
सभी इस जाति व्यवस्था को फॉलो करते हैं। हमारे दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि हम इस जाति के हैं और हमारा विशेष जाति से अलग नाता है, जिस कारण से समाज में कुछ जातियां ऐसी है जो वंचित रह गई है और उनकी स्थिति खराब हो गई है। ठीक है बच्चों, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण राजनीतिक कारण है। राजनीतिक दल वोट बैंक मानती है जाति को, इसलिए वो नहीं चाहती है कि जाति व्यवस्था समाप्त हो, इसलिए समय समय पर वो जातिगत भावनाओं का फायदा उठाती है और इसके लिए वह जातियों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए विशेष जाति के लोगों को वोट देती है। यहाँ तक कि प्रचार प्रसार के दौरान भी जातिगत भावना को भड़काने का काम करती है। ठीक है, अक्सर ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारती है जो विशेष जाति के मतदाताओं को आकर्षित करे। जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग रहते हैं वो कोशिश करती है कि उसी जाति के मतदाता को चुनाव में उतारे ताकि उसको उस जाति का वोट मिले और वो चुनाव जीत जाए। इसीलिए विशेष जाति के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए वो उसी जाति के लोगों को चुनाव में उतारती है। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक कारण। ठीक है बच्चों, सामाजिक और आर्थिक कारण। जातिगत व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक अवसरों का भेदभाव देखने में मिला है। कुछ जातियों के पास अधिक संसाधन के अवसर होते हैं, जबकि जो पिछड़ी जाति है उनके पास कम संसाधन है। जो हाइयर जाति है, हाइयर कास्ट है, उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है बच्चों, ढेर सारे संसाधन है, संसाधनों की कमी नहीं है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, जिनके कारण वो पैसे वाले बन गए। लेकिन दूसरी जातियां जिनके पास संसाधनों की कमी है, जो बैकवर्ड है, वह बहुत पिछड़े हो गया है, जिस कारण से जो समाज में जो ऊंचे वर्ग की जो जातियां हैं उनके पास सारी सुविधाएं हैं, संसाधन है, अवसर है और वो पूंजीपति है, और दूसरी जातियां पिछड़ी है, जिसके कारण आर्थिक भेदभाव पनप गया है। जो उच्च जाति के लोग हैं वो अमीर हो गए हैं, अमीर बनते जा रहे हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं वो गरीब बनते जा रहे हैं, जिस कारण से आर्थिक भेदभाव पनप गया है। एक तो सामाजिक भेदभाव है ही, समाज में तनाव है ही, और सामाजिक भेदभाव के साथ साथ आर्थिक भेदभाव भी पैदा हो गया है। जो गरीब जातियां हैं जो गरीब जातियां नहीं है, जो निम्न वर्ग की जातियां, जो पिछड़ी जातियां हैं, वह गरीब रह गई हैं, जो हाइयर कास्ट है वो अमीर हो गया है, जिसके कारण सामाजिक भेदभाव भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है। चौथा है मनोवैज्ञानिक कारण। कई लोगों में अपनी जाति को दूसरों से श्रेष्ठ मानने की भावना है। कई लोग मानते हैं कि मैं ब्राह्मण में हूँ, पैदा हुआ हूँ, तो मैं हरिजनों से ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं हरिजनों से ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। ये मानते हैं, अपनी जाति को ज्यादा बड़ा मानते हैं, वो दूसरी जाति को नीच और हीन समझते हैं। समझे बच्चों, इसी ये जो मनोवैज्ञानिक भावना है, ये मनोवैज्ञानिक भावना भी कहीं ना कहीं जातिवाद को और ज्यादा भड़का देती है कि मैं ऊंची जाति का हूँ, वो नीची जाति का है। सुने होंगे आप लोग, समाज में ऐसी भावना आती है जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रूप से लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, और ये श्रेष्ठ और पूर्वाग्रह की भावना जो है वह जातिवाद को भड़का देती है, जिससे तनाव बढ़ता है, भेदभाव बढ़ता है, और ये भेदभाव तथा तनाव हमारे लिए एक बड़ी समस्या बनकर आती है। ये सारे चीज, ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये सभी जातिवाद को भड़काने का काम आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ये क्वेश्चन 2014 में, 2015 में, 2017 में, 2020 में दोनों सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद का मतलब होता है आतंक का सहारा लेकर, आतंक का सहारा लेकर शासन करना या राष्ट्र को तोड़ने की नीति अपनाना, ये आतंकवाद कहलाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में मतलब आतंकवाद में लोगों की जान की कोई अहमियत नहीं होती है, लोगों की हत्या की जाती है, लोगों को मारा जाता है, ये आतंकवाद में मानव बात है। तो याद रखिएगा, लोकतंत्र से जनता की अपेक्षा यह भी होती है कि शासन व्यवस्था में उनका जीवन सुरक्षित रहे और शांति और सुरक्षा का वातावरण बना रहे। लोकतंत्र की यह आशा होती है, ये उम्मीद होती है लोकतंत्र में कि जो उनका जीवन भी सुरक्षित रहे, शांति और सुरक्षा भी कायम रहे। ठीक है, लेकिन आज आतंकवाद जो है भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और बहुत कठिन चुनौती है आतंकवाद आज के डेट में भारत के सामने। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का, तो वह आतंकवादी गतिविधियों को फैला करके भारत को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ये जो पाकिस्तान है अपना पड़ोसी देश, यह आतंकवादी गतिविधियां फैला करके भारत को बर्बाद करने में तुला हुआ है। करीब पिछले 3 दशक यानी 30 साल से भारत आतंकवादी गतिविधियों में बुरी तरह से
ट्रस्ट है आतंकवादी गतिविधियों में बुरी तरह से फंसा हुआ है। लगभग 30 साल से भारत पूरी तरह से आतंकवादी गतिविधियों में फंसा हुआ है और इसी आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारत ने अपने 2 प्रधानमंत्री को खोया है। एक तो इंदिरा गांधी भी आपका आतंकवादी गतिविधियों का शिकार हुई थी और उनको गोली मार दिया था उनके ही बॉडीगार्ड ने, जो एक पंजाबी थे, ठीक है। और दूसरा राजीव गांधी, जो श्रीलंका के मामले में, राजीव गांधी जी जो कि श्रीलंका के मामले में, सॉरी हम तो ठीक कर रहे हैं, राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी के ही बेटे थे। इंदिरा गांधी के बेटे और आज राहुल गांधी जी उनके पिता थे और इनको भी श्रीलंका के मैटर पर उड़ा दिया गया था बम से। इनकी तो शरीर के पूरे शरीर इनका ही खंडित हो गया था। पूरा बम, बहुत भयंकर पावर वाला बम से इनको उड़ा दिया गया था। एक महिला अपने कमर में बम बांध कर गई थी और जो ह्यूमन बम बनकर गई थी, उनको जो ह्यूमन बम वो बम होता है, वो मतलब ह्यूमन बम हम लोग उसको कहेंगे जो व्यक्ति अपने साथ अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे को मारने के लिए खुद अपने शरीर में बम बांध के जाए। तो ऐसा ही राजीव गांधी के साथ हुआ था। और आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली के आप लोग सुनेगा अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था, मुंबई ताज होटल पर हमला हुआ था, बनारस में भी हमला हुआ, पुणे जैसे महानगर में कई हिंसात्मक गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां हो चुकी है। यहाँ तक कि भारत के संसद पर भी हमला हुआ है। आतंकवादी हमला भारत के संसद पर भी हुआ बच्चों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत को बुरी तरह से परेशान करने की कोशिश की गई है और इन हमलों में भारत को अपार धन जन की हानि हुई है। बहुत ज्यादा धन जन भारत का नष्ट हो गया है। बहुमूल्य समय भी बर्बाद हुआ। धन की राशि से देश में जो धन की राशि देश के विकास में लगनी चाहिए थी, वह सुरक्षा व्यवस्था के भेंट चढ़ जाती है। आज हम लोग फौज में, हथियार बनाने में, गार्ड्स में इतना खर्च कर रहे हैं केवल सुरक्षा के लिए। अगर आतंकवादी गतिविधियों वगैरह नहीं रहे हमारे देश में, उतना टेंशन नहीं रहे, उतना आतंकवादी हमले का डर नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं जो पैसा हम लोग सुरक्षा के मामले में खर्च कर रहे हैं, हथियार में खर्च कर रहे हैं, उसको हम लोग विकास में खर्च करेंगे। तो आज आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारत को अपनी सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ रही है, जिसके कारण एक बड़ी राशि सुरक्षा व्यवस्था के मत्थे भेंट चढ़ जाती है, सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर खर्च हो जाती है। नागरिकों के बीच भाईचारे का वातावरण भी प्रभावित होता है। हिंदू मुसलमान बोल के आतंकवादी के कारण, आतंकवादी भावना के कारण हिंदू मुसलमान के बीच नफरत भी पैदा हो जाती है। ये कहीं ना कहीं भाईचारे को भी प्रभावित करता है। देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनता जा रहा है। वर्तमान समय में पूर्वोत्तर में आतंकवादी गतिविधियां कई प्रदेशों में नक्सली गतिविधियां अलगाववाद और हिंसा को बढ़ा रही है। पूर्वोत्तर का जो राज्य हो गया नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आपका मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, ये सब आते हैं, नागालैंड आता है, असम आता है, इन सब क्षेत्रों में भी आज आतंकवादी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग वहां, ये राज्य में जैसे मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ये खुद को अलग मान रहा है, अलग राज्य बनाना चाह रहे हैं, अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं। और इससे मांग के कारण वहां पर अलगाववाद की भावना पैदा हो रही है, लोगों के अंदर अलगाववाद की भावना पैदा हो रही है, जिसके कारण हमारा राष्ट्र जो है वो प्रभावित हो रहा है, हमारा राष्ट्र कमजोर हो रहा है। और यह भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अलगाववाद का मतलब होता है अपने को अलग मानना और अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करना, अलगाववाद कहलाता है। तो ये आतंकवाद भी बहुत बड़ी चुनौती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको समझ के अपने माइंड से लिखने का कोशिश करिएगा। हमेशा अपनी भाषा में लिखने का कोशिश करिएगा, क्योंकि आप लोग छोटे क्लास के बच्चे नहीं है, आप लोग बड़े क्लास हो गए, सीनियर क्लास हो गया। आप लोगों को टीचर की बातों को समझ करके अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करनी होगी। और एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान वही होता है जो अपनी भाषा में क्वेश्चन का जवाब दे। ठीक है बच्चों, और ये 9वां नंबर क्वेश्चन है अपना, 9वां नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 17 में और 22 में पूछा है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्यों। ऐसा तो जिक्र हम लोग कई बार कर चुके हैं। सजग एवं जागरूक जनता और प्रबुद्ध जनमत लोकतंत्र का रखवाला है। यानी लोकतंत्र का रखवाला कौन है बच्चों? एक जागरूक व्यक्ति, एक प्रबुद्ध जनमत, बुद्धिमान जनमत, जनमत, जन का मत, लोगों का मत लोकतंत्र के लिए रखवाला है। और ये शिक्षित व्यक्ति ही ऐसा काम कर सकते हैं। जो शिक्षित जनता होती है वो राजनीति के प्रति सजग होते हैं। जो शिक्षित लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपने अधिकारों को के प्रति सजग होते हैं।
अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, जागरूक होते हैं। शिक्षा के अभाव में मतदाता अपने अधिकारों का सही प्रयोग नहीं कर पाता है। जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनको अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का कोई जानकारी नहीं होता है। और जब वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को सही सही नहीं जानते हैं तो बच्चों ऐसे में वह सही ढंग से किसी क्रिया का, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। और इस कारण से हमारा लोकतंत्र जो है, यानी वो अपने वोट का गलत उपयोग करते हैं, और गलत उपयोग करने के कारण हमारा जो लोकतंत्र जो है वह कमजोर हो जाता है, लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाती है। शिक्षा का अभाव लोगों को सरकार के प्रति लापरवाह और उदासीन बना देता है। जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो सरकार के प्रति लापरवाह होते हैं, उदासीन होते हैं, उनको सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, सरकार के कार्यों से लेना देना नहीं होता है। वो बोलते वोट देके क्या करेंगे, सब तो अपना कर बदलता है। बच्चों, अगर एक व्यक्ति गलत चुना जाए तो वो आपके पूरे लाइफ को चेंज कर सकता है। गलत व्यक्ति आपके ऊपर कानून लागू कर सकता है, आपके ऊपर तरह तरह के नियम लगा सकता है, और इससे आपका जीवन प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हमेशा सही और अच्छे व्यक्ति को हम लोगों को वोट देना चाहिए। उन्हें सरकार की काम काज में दिलचस्पी नहीं होती है। यानी अगर हम लोग ऐसे व्यक्ति को चुने जो लापरवाह हो, तो लापरवाह व्यक्ति को कौन चुनेगा बच्चों? लापरवाह व्यक्ति को अशिक्षित व्यक्ति चुनेंगे, और अशिक्षित व्यक्ति को सरकार का काम काज से कोई लेना देना नहीं है। वो तो ऐसे व्यक्ति को वोट कर देंगे जिनसे उनका लगाव है। भाई मेरा अपना है तो वोट कर दिए, भले वो बदमाश है, काम नहीं करेगा, लापरवाह है, फिर भी हम उसी को वोट देंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगा तो आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं समझिएगा, आप सरकार के काम काज में दिलचस्पी नहीं लीजिएगा। तो अशिक्षा के अंधकार को मिटाने के लिए शिक्षा का प्रसार जरूरी है, और शिक्षा का प्रसार करके लोकतंत्र को सफल किया जा सकता है। और लोकतंत्र को सफल करने के लिए बच्चों शिक्षा का प्रसार जरूरी है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर तरीके से समझते हैं बच्चों। ठीक है, और हम लोगों का 2 क्वेश्चन बचा हुआ, 10 और 11, ये भी देख ही लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राजनीति पर सांप्रदायिक और जातीय विभेद का वर्णन करें। ध्यान दीजिएगा, आज भारत की राजनीति पर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, ये सभी के आसपास घूमती है। भारत की पॉलिटिक्स आज के में पिछड़े लोगों के आसपास, दलितों के आसपास, वंचितों के आसपास घूमती है। ठीक है, निर्वाचन के समय उम्मीदवार जो है यही पिछड़ा का नाम लेके, दलित का, अल्पसंख्यक का, वंचित लोगों का नाम लेके अपनी जातीय समीकरण को तैयार करता है और चुनाव के लिए भाषण वगैरह को लिखता है। ठीक है, जिस एरिया में जाएंगे उसी एरिया के आधार पर वो भाषण देते हैं, और ये जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। अल्पसंख्यकों का ध्यान जरूर करती है। चुनाव में जिस जाति या संप्रदाय विशेष की मतदाताओं की संख्या अधिक होती है, पार्टी उसी के हिसाब से उम्मीदवार तय करता है। जिस जाति की संख्या ज्यादा होती है, अगर आपके चुनाव क्षेत्र में जिस जाति की संख्या ज्यादा है, जिस जाति की संख्या ज्यादा है, पार्टी जो है उसी जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारती है, टिकट देती है, ताकि उसके जाति होने के कारण उसे वोट आसानी से मिल सके। हाँ, और उसी जाति के नाम पर वो वोट भी लेते हैं, वोट भी मांगते हैं, उनको वोट मिल जाए तो सरकार बना लेंगी। ऐसा ही सोच होता है। अगर यादवों की संख्या ज्यादा है तो यादव को टिकट देंगे, राजपूत की ज्यादा है राजपूत को देंगे, हरिजन का ज्यादा है तो हरिजन को देंगे, पिछड़े का ज्यादा है तो पिछड़े को देंगे, बनिया का ज्यादा है तो बनिया को देंगे, ताकि वो वोट हासिल कर सके। सरकार के गठबंधन के समय भी जातीय या अल्पसंख्यक समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। जब सरकार का मंत्रिमंडल गठित होता है उस समय भी जाति और अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखा जाता है। राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने के लिए भी जातिगत सांप्रदायिक भावना को भड़काने की कोशिश करती है। कई राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने के लिए सांप्रदायिक भावना को भड़काने की कोशिश करती है ताकि वो उसका वोट हासिल कर सके, यानी कहीं ना कहीं दूसरी धर्म या जाति के खिलाफ कुछ वो उल्टा सीधा बक करके उसका वोट हासिल करना चाहती है। दलित या अल्पसंख्यक जातियों का महत्व निर्वाचन के समय बढ़ जाता है। जो दलित रहते हैं, जो अल्पसंख्यक रहते हैं, उनका महत्व निर्वाचन के समय बढ़ जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर जाति या सांप्रदायिक भावना अस्थायी और अटूट हो तो जातीय और सांप्रदायिक गोलबंद पर सत्ता में आने वाली पार्टी की कभी हार नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर जातिगत भावना और सांप्रदायिक भावना अटूट हो और अस्थायी हो तो जिस क्षेत्र में जिस जाति और जिस संप्रदाय की संख्या ज्यादा होगी उसी जाति और उसी संप्रदाय का ही व्यक्ति चुनाव जीतेगा। दूसरा जाति या संप्रदाय का चुनाव जीत ही नहीं पाएगा अगर जातिगत भावना अटूट होती है तो।
और मंत्रिमंडल के गठन में भी इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि जिस जाति की संख्या ज्यादा है उसी को वोट दिया जाए, उसी को मंत्री बनाया जाए। सांप्रदायिकता की भावना को भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार से लोकतंत्र पर खतरा है और इस प्रकार राजनीतिक भी जाति को प्रभावित करता है। राजनीति जाति तथा सांप्रदायिक भावना को उभारता है। पॉलिटिक्स भी जाति और सांप्रदायिक भावना को उभारता है। ठीक है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ना हम लोग कि जो व्यक्ति की संख्या जिस क्षेत्र में ज्यादा है, हर पार्टी चाहती है कि उसी को वोट करे, सॉरी उसी को जनप्रतिनिधि के रूप में टिकट दे ताकि वह चुनाव जीते, क्योंकि उनको उम्मीद है कि जातिगत भावना के आधार पर विशेष जाति के लोग अपनी ही जाति को वोट देंगे। ठीक है बच्चों, और ये हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जो हमारा लेसन 5 को कंट्रोल पूरा कंप्लीट करेगा। पार्ट 2 ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना दिया जिसमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन तथा 2 लॉन्ग डाले हुए हैं। इसमें मैं आप लोगों को टोटल 9 लॉन्ग क्वेश्चन समझा कर दे रहा हूं। वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो ये क्वेश्चन तो हम लोग अभी देखे ना, वर्तमान राजनीति में लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां क्या है? तो लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती है कि किस तरह लोकतंत्र का विस्तार करें, उसका लोकतंत्र को किस तरह मजबूत बनाए। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का अर्थ होता है, देखिए आज हमारे सामने लोकतंत्र में चुनौती क्या है। एक चुनौती तो है लोकतंत्र का विस्तार कैसे करें, दूसरी चुनौती है लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाए। लोकतंत्र के विस्तार का चुनौती का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का अर्थ होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए, सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए, बड़ा बनाया जाए, और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को गले लगाया जाता है। विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को गले लगाया जाता है। सरकार की सत्ता को विकेंद्रीकरण समझते हैं ना, यानी एक केंद्र में लाने की भावना को प्रेरित किया जाता है। और सरकार की सत्ता को कई स्तरों में बांटा गया है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय प्रशासनिक इकाई। स्थानीय प्रशासनिक इकाई, स्थानीय प्रशासनिक इकाई का मतलब होता है स्थानीय स्वशासन, लोकल पॉलिटिक्स, जिसमें मुखिया, सरपंच, नगर पालिका, नगर निगम आदि का चुनाव होता है। सभी स्तर की संस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है। जितने भी स्तर की संस्था है सबको लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र के सामने विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को सफल बनाने की भी चुनौती है, यानी एक केंद्र में सत्ता को लाने की भी चुनौती है। साथ ही साथ सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान, इन सब के भेदभाव को मिटाना होगा। यानी जो जाति के आधार पर वोटिंग होती है, जो धर्म के आधार पर वोटिंग होती है, जो धर्म के आधार पर टिकट दिया जाता है, जातिगत भावना, परिवारवाद की भावना, भाषा के आधार पर जो भेदभाव होता है, इन सब को समाप्त करना होगा, तब जाके लोकतंत्र सफल होगा। इसके लिए भारत में अनेक प्रयास किए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन की स्थापना इसलिए की गई है ताकि जो साधारण लोग है, जो साधारण लोग हैं, यानी जो लोकल पॉलिटिक्स के द्वारा जो जनता है वो शासन में दिलचस्पी ले, शासन के कार्यों में उनकी रुचि पैदा हो। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। याद रखिएगा, पूरे इंडिया में 33% आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन बिहार में ये 50% कर दिया गया है। यानी बिहार एक पहला देश राज्य बना है जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दी गई है, ताकि महिला भी राजनीति के प्रति जागरूक हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वीडियो क्लियर हुआ आज का। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें मैं इकोनॉमिक्स का वीडियो डालने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स भी आपको पूरा मिलेगा बच्चों। आपका का वीडियो मैंने डालना शुरू कर दिया जिसमें 2 पार्ट मैंने बता दिया है, और ढेरों वीडियो आने वाले हैं इसके लिए आप लोगों को, और सब वीडियो आपके काम का आएगा। सब में आपके उपयोगी क्वेश्चन ही होंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को मैंने बताया ना कि देख लीजिए आप 25 में पूछा गया, अगले साल ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, और इस क्वेश्चन को तो आप देख लीजिए कितना बार पूछा गया है, आतंकवाद वाला, देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए मैं सारे आपको देने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा बच्चों। इसके लिए करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बच्चों। ठीक है, आपके इस सहयोग से हम लोग मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। और याद रखिएगा ये फ्री क्लास है, आपको इसके लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सब्सक्राइब ही हमारा
एक तरह से गुरु दक्षिणा होगा बच्चों। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।